लो जी प्लीज आ जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी। लेक्चर बेटा कौन सा पॉइंट कह रहे हो? 1.3 कौन सा है बेटे? 1.3 एप्लीकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसने कहा कि जो प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैं शैल कंटिन्यू टू अप्लाई टू द फर्म दैट आर इनकंसिस्टेंट विद दी दैट आर नॉट इनकंसिस्टेंट। कहता है देखो अभी फिलहाल उसने ये समझाया कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जितनी भी प्रोविजंस है, कहने को पार्टनरशिप भी क्या है? दो लोगों के दरमियान का कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट। कहते हैं पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की जितनी भी प्रोविजंस हैं जो पार्टनरशिप के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करती, उनके साथ लड़ाई नहीं होती उनकी कि किसी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा हो, पार्टनरशिप में कुछ लिखा हो, तो जितनी प्रोविजन है जिनकी सुलह सफाई है, यानी जिनसे रेलेवेंट पार्टनरशिप में कुछ गिवन नहीं है, तो वो एज इट इज अप्लाई हो जाएंगे, पार्टनरशिप में अप्लाई हो जाएंगे। क्योंकि पार्टनरशिप में भी तो बिजनेस ही कहना ना, तो जितनी प्रोविजन पढ़ के आए हो बिजनेस के हवाले से कॉन्ट्रैक्ट में, वो सारी एज इट इज अप्लाई हो जाएंगी जी, जो इनकंसिस्टेंट ना हो, ठीक है, जिनकी लड़ाई ना हो पार्टनरशिप के साथ जी। एग्जाम्पल 2 बेटे, एग्जाम्पल 2 किस पेज पे है बेटे, मतलब मुझे बताओ। अच्छा 163 ओके। इन एन MBA क्लास 28 class fellows decided to form a partnership firm to work collectively as marketing and advertisement advisors। ठीक है, एक कंसल्टेंसी फर्म खोलना चाह रहे हैं मार्केटिंग की। Such partnership will be illegal association, they should form a company under Companies Act 2017। जी बेटा आपको क्वेश्चन क्या है इसमें? क्या आप ये कह रहे हो कि ये लीगल एंड प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल वर्क है? वो इस लीगल एंड प्रोफेशनल में इसको शुमार नहीं करते, लॉ शुमार नहीं करता इन सर्विसेज को। 28 है वही ना, 20 से ऊपर किसके हो सकते हैं? लीगल प्रोफेशनल के हो सकते हैं ना। हमने पढ़ा था 10 तक बैंकिंग, 20 तक अदर देन बैंकिंग, और ठीक है, और उसके बाद कोई लिमिट नहीं है किसकी? लीगल एंड प्रोफेशनल। हम इस मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग कंसल्टेंसी फर्म को एज अ लीगल एडवाइजर या प्रोफेशनल सर्विसेज नहीं मान रहे, ये पॉइंट है। उसमें लीगल है, हमारी कंसल्टेंसी है जो ये ऑडिट फर्म है, यही ज़्यादा फॉल करती हैं। हम उन्हें अब आके हमने उन्हें एक्सपर्ट मानना शुरू किया है, वरना हमारे प्रॉब्लम है हमारी एक्सपर्ट की डेफिनेशन भी बड़ी लिमिटेड है, ये प्रॉब्लम है। हमारे मुताबिक एक्सपर्ट पहले होते थे ऑडिटर, लॉयर और चार्टर्ड अकाउंटेंट, यही लोग एक्सपर्ट चल रहे हैं। अब आगे शुक्र है उन्होंने अदर फील्ड्स के इंजीनियर्स को भी एज ए एक्सपर्ट मानना शुरू किया। जी बेटे मैं वही कह रहा हूँ ना, हमारी अच्छा वो कोर्स के एम्बेड में नहीं है, वो मैं एक्सपर्ट की डेफिनेशन पढ़ाऊँ, क्योंकि मुझे लीगल एडवाइजर एक्ट निकालना है, लीगल एंड प्रोफेशनल एक्ट जो है इनका, उसे हम कहते हैं लीगल एडवाइजर एक्ट, शायद वो उसमें डेफिनेशन की मैंने वो निकालनी पड़ेंगी। तो वो मेरा ख्याल आपके कोर्स का हिस्सा नहीं, इसलिए वो इस तरफ नहीं जाएगा, इस एम्बेड में नहीं जाएगा जो आपको कन्फ्यूज़ करे। आप फिलहाल बस ये समझेंगे अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है तो वो लीगल एंड प्रोफेशनल है, या लॉयर की कोई कंसल्टेंसी फर्म है तो वो लीगल एंड प्रोफेशनल है। चले आगे आ जाए जी। हमने कहाँ तक पढ़ा था जी? नोट अ पार्टनरशिप। चले पढ़ना है। मैंने एक चीज़ शेयर की थी कि खाली आप लोग एक एलिमेंट नहीं देखोगे बल्कि तमाम एलिमेंट्स को कलेक्टिवली देखोगे। खाली प्रॉफिट देख, शेयरिंग देख के ये नहीं कह देना कि ये पार्टनरशिप है, खाली बिजनेस देख के नहीं कह देना ये पार्टनरशिप है, नहीं, तमाम एलिमेंट्स पूरे करो। दो या दो से ज़्यादा लोग हों, बिजनेस करें, बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करें, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता हो, तो फिर हम जाके कहेंगे कि वो पार्टनरशिप है। ऐसा ही है, अदरवाइज वो को ओनर हो सकते हैं, वो पार्टनर नहीं हो सकते। को ओनर से मुराद क्या है कि दो लोगों ने एक जॉइंटली एक ऑनरशिप एक्वायर कर लिए किसी प्रॉपर्टी की। मेरी बात समझे? तो यहाँ पे वो क्लियरली आपको ये स्पेसिफाई करने लगा है कि एक प्रॉपर्टी को अगर जॉइंटली एक्वायर कर लिया जाए, दो लोग एक्वायर कर लें और वो उसका रेवेन्यू शेयर कर रहे हैं, तो मेरी नज़र में ये पार्टनरशिप नहीं। चले जरा पढ़ें बेटी प्लीज बेटे। नोट अ पार्टनरशिप, जॉइंट और कॉमन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, the sharing of profits or of gross returns arising from property by persons holding a joint or common interest in that property does not of itself make such persons partners। देखो दोबारा उसने दोनों वर्ड लिख दिए, उसने कहा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, या प्रॉफिट भी शेयर कर रहे हो या ग्रॉस रेवेन्यू भी शेयर कर रहे हो। खाली ये शेयरिंग जो है ये इंश्योर नहीं करेगा एक प्रॉपर्टी जॉइंटली एक्वायर की हुई है कि ये पार्टनरशिप है, बल्कि वो क्या होगी? को ओनरशिप होगी। इज दैट क्लियर जी? प्लीज आगे एग्जाम्पल 10 पढ़िए जरा। डन? चलो आगे। अब डिफरेंस है एक बिटवीन को ओनर्स एंड पार्टनरशिप, जरा पढ़ते हैं जी प्लीज। The partnership and co-ownership are two different relationships and it is important to understand the difference between the two। जी Formation, partnership firm,
It is created by an agreement alone. जी, एग्रीमेंट वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, मतलब एग्रीमेंट एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है, लेकिन एग्रीमेंट होना चाहिए, ऑरल हो, रिटन हो, इम्प्लाइड हो, व्हाटएवर। जी, को ओनरशिप के लिए किसी एग्रीमेंट की जरूरत है? Co-ownership is not necessarily a result of an हमें किसी किस्म की कोई एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। business. In partnership, carrying on business is an essential. If there will be end of business, it will be ultimately result in end of partnership. हमने कहा था बेसिक हमारा क्या है कि बिजनेस होना चाहिए और बिजनेस का प्रॉफिट शेयर होता है। अगर वो कहता है अगर बिजनेस ही नहीं रहेगा तो फिर पार्टनरशिप काहे की, पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। और को ओनरशिप में वो क्या कहता है? Co-ownership does not necessarily involve the carrying on a business. हम एक बिजनेस नहीं कर रहे, लेकिन सपोज मेरे पास भी कुछ सेविंग है, उमर के पास भी कुछ सेविंग, हम दोनों ने मिलकर एक प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली और उसका रेंट आता है हमें, क्या ये हमारा बिजनेस है? नो, ये बिजनेस नहीं है। इनफैक्ट हम उस रेंटल इनकम को पैसिव इनकम के तौर पे हमारी इंटेंशन होगी कि कुछ पैसे आ जाया करेंगे, बट इट इज नॉट आवर बिजनेस। बिजनेस भी हो सकता है, जिसमें अगर मैं कहूँ हम लोगों का काम ही यही है कि हम लोग डेवलपमेंट प्रॉपर्टीज यानी रेंटल प्रॉपर्टीज देते हैं, तो ये हमारा बिजनेस हो सकता है। बिजनेस भी हो सकता है यही वाला काम कि हम लोग दोनों ने इन्वेस्टमेंट की कैपिटल की, उससे हमने प्रॉपर्टीज एक्वायर की और उनको रेंट पे दे दिया, और वहां से जो प्रॉफिट आता है हम उसमें से एक्सपेंसेस लेस करके दोनों आपस में शेयर कर लेते हैं। तो ये क्या हुआ फिर? ये बिजनेस हुआ, ये पार्टनरशिप हुई मेरी बात। लेकिन मैं सारे एलिमेंट्स का ध्यान रखूंगा। सारे एलिमेंट से क्या मुराद है? हम दो लोग भी आ गए, हमारा एग्रीमेंट भी होगा, हम दोनों बिजनेस भी कर रहे हैं, प्रॉफिट भी शेयर कर रहे हैं, और अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप रखेंगे। मतलब मैं अगर कोई एक्शन लेता हूं तो उमर बाउंड होगा, और अगर उमर कोई एक्शन लेता है तो मैं बाउंड हो जाऊंगा उसकी वजह से। मेरी बात समझ पा रहे हो? एक एजेंसी रिलेशनशिप का एग्जिस्ट करना पार्टनरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में। मेरी बात समझ पा रहे हो? जिससे आप यहाँ पे जो को ओनरशिप पढ़ रहे हो, मैं इसमें अज्यूम कर रहा हूँ कि ये एक दूसरे के एजेंट नहीं है। Number of persons. Minimum 2 competent to contract persons are required and a maximum of 20 persons can carry partnership other than banking business. ये बात हमें से पढ़ ली हुई है, लिमिट्स पढ़ ली हुई है। जी आगे, को ओनरशिप की कोई लिमिट नहीं है। जी पढ़िए। No limit on maximum numbers of co-owners. बेहतरीन। अगली बात, Sharing of profit. जी। Sharing of profit is one of the essential elements in partnership firms. ठीक है, जबकि वहां पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नहीं है। वहां पे हो सकता है हम रेवेन्यू शेयर कर रहे हो, प्रॉफिट शेयर ही ना कर रहे हो। ठीक है, या प्रॉफिट शेयरिंग कोई बहुत एसेंशियल है, वहां पे एलिमेंट ही ना हो, तो वो उसमें जरूरी नहीं है हमारे लिए। यहाँ पे हमारी कंपल्सरी कंडीशंस हैं। जी, Co-ownership does not involve sharing of profit. ठीक है जी। Mutual agency. A partner is an agent of the firm for the purpose of business of the firm. जी, अच्छा, मैं एक शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट को इस एंगल से भी दे सकता हूँ। हो सकता है उमर और मैंने मिलके एक प्रॉपर्टी एक्वायर की हो, लेकिन वो प्रॉपर्टी रेंट पे देकर पूरा रेंट मैं ले रहा हूँ उसका, उमर मुझे कुछ नहीं कह रहा। तो को ओनरशिप में ऐसा भी तो पॉसिबल है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है उमर मेरे पे तर्स खा ले, मैं गरीब इंसान हूँ, प्रॉपर्टी का रेंट मेरे पास आ रहा हो सकता है। जी, ये एग्रीमेंट है। क्या चीज़? देखो मैं कह रहा हूँ सारी चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी, सिर्फ एक चीज़ नहीं एग्जिस्ट करेगी, दैट इज ये सारी चीज़ें अज्यूम कर रहे हो तुम कि अच्छा इसमें ऐसा है तो इसमें नहीं है। ठीक है, हो भी सकता है, हो भी सकता है, हम ऐसे ही कह रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। मेरी नज़र में जो एक वैलिड डिफरेंस है ना, दैट इज म्यूचुअल एजेंसी का एग्जिस्ट होना या ना होना। जब ये आगे अगली बात वही है, Co-owners are not agents to one another. जी। और जबकि पार्टनर में, A partner is an agent of the firm for the purpose of business of the firm. ये मेरी नज़र में सबसे एक वैलिड डिफरेंस है, क्योंकि बाकी सब मिल जाएंगे, हमें प्रॉफिट शेयरिंग भी मिल सकती है। ये एक एलिमेंट मिसिंग होगा कि अगर मैं एक्शन लेता हूं तो क्या उमर मेरे एक्शंस की वजह से बाउंड है, या उमर कोई एक्शन लेते हैं तो क्या मैं उसकी वजह से बाउंड हूं। आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग उमर एंड उमर इज नॉट रिप्रेजेंटिंग मी। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है मुझे ऐसा लगता है इन दो में। बाकी सारे आपको कुछ ना कुछ मिल जाएंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो? चलो प्लीज आगे आओ। Transfer of interest. जी, ये भी एक इंपॉर्टेंट अच्छा डिफरेंस है, जो वैलिड डिफरेंस है। बाकी तो मुझे ऐसा लगता है खाना पूरी की हुई है। ये एक वैलिड डिफरेंस मुझे नजर आते हैं। जी दो। जी प्लीज। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, मैं पहले एक चीज समझा देता हूँ। सपोज मेरा और उमर की पार्टनरशिप है और हम लोगों का पार्टनरशिप शेयरिंग रेशियो है, मेरा 40%, उमर का 60%। मैं चाहता हूँ मेरा ये जो पार्टनरशिप इंटरेस्ट है 40% प्रॉफिट का शेयर मैं अपने इस भाई को देना शुरू कर दूँ, कि प्रॉफिट जब भी आए मेरे इस भाई के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। मेरी बात समझ आ रही? मैं अपने राइट्स जो हैं वो सरेंडर करना चाह रहा हूँ किसी थर्ड पर्सन को जो कि पार्टनर नहीं है। मुझे इजाज़त लेनी पड़ेगी उमर से, या मेरे साथ अगर फॉर एग्जांपल ये तीनों पार्टनर हैं तो मुझे तमाम पार्टनर्स की इजाज़त लेनी पड़ेगी अपने राइट्स को सरेंडर करने के लिए टू समवन एल्स। जबकि को ओनरशिप में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं और उमर है, हो सकता है मैं अपना शेयर जो है अपने भाई को देना शुरू कर दूँ, मुझे उमर से पूछने की ज़रूरत नहीं है।
इज दैट क्लियर? चलो प्लीज पढ़ो अब. Transfer of interest. A partner cannot transfer his interest without getting consent from other partners. फ्रॉम अदर, विदाउट इजाजत के बगैर आप ये काम नहीं कर सकते जी. Co-owners can transfer his interest without getting consent from other co-owners. ये काम मैं कर सकता हूँ, को ओनरशिप में मैं अपना राइट जिसे मर्जी दूँ जी. एग्जाम्पल 11 और 12 जरा एक दफ़ा प्लीज पढ़िए. जी जी पढ़ लें. जी डन जी. पहले एग्जाम्पल नंबर 11 12. अच्छा. Ahmed and Rizwan are joint owner of a ship. Ahmed works on a ship, takes the entire management of it, यानी पूरी मैनेजमेंट उसके पास है, and meet all the expenses. यानी डे टू डे ऑपरेशन वो हैंडल करता है. इंशाल्लाह जब हम ये डिस्कस कर रहे होंगे ना पार्टनरशिप के टाइप्स, तो उसमें आपको ये वर्ड्स समझ आएंगे. डे टू डे ऑपरेशन से मुराद है एक्टिव पार्टनर कौन है. अच्छा, ही टेक्स 2/3 ऑफ द ग्रॉस अर्निंग एंड पेज ओवर द बैलेंस टू रिजवान हु डज नथिंग. यानी 2/3 ये ले लेता है और 1/3 वो किसको दे देता है? रिजवान को दे देता है. आगे वो कहते हैं देयर इज़ नो पार्टनरशिप द शेयरिंग ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू एंड नॉट प्रॉफिट. तो वो शेयर क्या कर रहे हैं? रेवेन्यू, एक्सपेंसेस से वो दूसरे पार्टनर का कोई ताल्लुक नहीं है. यानी वो ये कहना चाह रहा है, कौन कौन है? रिजवान है और अहमद को दे रहा है 1/3. वो कहते हैं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट आपको नजर आ रही है 2/3, शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू, सॉरी रेवेन्यू शेयर हो रहा है 2/3 इसके पास आ जाता है और 1/3 इसके पास. लेकिन साथ में वो आपको बता रहे हैं कौन सारे एक्सपेंसेस कर रहा है. सारे एक्सपेंसेस, सारी मैनेजमेंट इसके पास है. वो लेस करता है तो यहाँ से फिर प्रॉफिट बनता है. वो समझाना आपको जैसे ये एग्जांपल में से चाह रहा है. अच्छा, एग्जांपल बहुत अच्छी फुल फ्लेज नहीं है क्योंकि बहुत से एस्पेक्ट्स इससे निकल सकते हैं. आप इधर से कुछ भी अज्यूम करके इस एग्जांपल को कहीं मोल्ड कर सकते हो, लेकिन केस स्टडी में ऐसा नहीं होगा. आप परेशान ना हो. समझा ये रहा हूँ कि वो सिर्फ वो आपको बताना चाह रहे हैं कि आप सिर्फ रेवेन्यू शेयर कर लेते हो और बात ख़त्म. आप प्रॉफिट शेयरिंग कर ही नहीं रहे हो. और शायद इससे ये भी इंडिकेशन आती है कि ये दोनों एक दूसरे को रिप्रेजेंट भी नहीं कर रहे. सो ये एक दूसरे के लिए रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे. तो एजेंट नहीं है बल्कि क्या है? पार्टनर्स नहीं है बल्कि क्या है? को ओनर्स है. अच्छा, आप इसमें फंसे रहोगे हमेशा. रीज़न क्या है मैं बता देता हूँ. क्योंकि आपके पास केस स्टडी के सारे फैक्ट्स कंप्लीट नहीं है. वो एग्जाम्पल समझाने के लिए एक फैक्ट्स का जिक्र करता है, बाकी फैक्ट इग्नोर कर देता है. तो माजरत के साथ इसको एक्सेप्ट कर लो, कोई मसले वाली बात नहीं होनी चाहिए इसमें जी. नेक्स्ट. Sharing of profits is not conclusive evidence of partnership. The receipt by a person of a share of the profits of a business or of a payment contingent upon profits of business does not of itself make him a partner. किसी को प्रॉफिट दे रहे हो या प्रॉफिट का कोई हिस्सा, प्रॉफिट जब डिटरमिन होता है तो उसका हिस्सा भी डिटरमिन हो जाता है, तो वो पार्टनरशिप की दलील नहीं है, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है. बाकी फैक्टर्स भी देखो, क्योंकि खाली प्रॉफिट का सरेंडर कर देना दूसरे बंदे को पार्टनर नहीं बना देता. सपोज़ मैं बहुत इस्लामिक बंदा हूँ, मुझे इंटरेस्ट वाला लोन नहीं लेना, लेकिन पैसे तो चाहिए. आप एक लेंडर हो अच्छे, मैं आपको कहता हूँ हम पार्टनर्स हैं. सपोज़ ये 3 बच्चे मेरे साथ पार्टनर्स, हम 4 पार्टनर्स हैं. मैं आपके पास आता हूँ कि हमें अपनी पार्टनरशिप बिजनेस के लिए लोन चाहिए, लेकिन हम आपको इंटरेस्ट नहीं दे सकते, इंटरेस्ट हराम है. सपोज़ हम चारों बहुत दीनी तबलीगी लोग हैं तो हमारे पे तो पक्का हराम है. सपोज़ मैं आया हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि ये सर हम आपको एक ऑफ़र करते हैं, हमें 10 मिलियन चाहिए लोन, ठीक है, आप हमें 10 मिलियन दे दें और अगले 2 सालों के लिए या चलें 3 सालों के लिए आप हमारे प्रॉफिट का 20% शेयर हम आपको दे दिया करेंगे. जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 20%. आप मैक्सिमम, अगर आप इससे कन्विंस होते हो और अगर आप हमें लोन देते हो तो आप मैक्सिमम क्या कहोगे? ज़रा हिस्ट्री लेकर आओ अपने प्रॉफिट्स की, फाइनेंशियल्स लेकर आओ ज़रा. मैं ज़रा देखूँ तो सही कि मेरा 2 सालों में मेरा कितना रिटर्न बनेगा. हम आपको ये ऑफर कर रहे हैं कि हम आपको 2 सालों के बाद आपका लोन भी वापस कर देंगे और इस 2 सालों में आप हमारे पार्टनर बन जाएं 20% के. क्या आप इस तरह लोन करोगे? क्या लोन दे दोगे? सपोज अगर आप लोन दे दोगे तो क्या आप हमारे पार्टनर बन गए हो?
नहीं, आप प्रॉफिट के अंदर एक पार्टिसिपेट कर रहे हो हमारे साथ, बट आप हमारे पार्टनर नहीं हो। आप हमें रिप्रेजेंट नहीं करोगे मार्केट में, आप म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप नहीं है हमारा आपके साथ। हमारे एक्शन की वजह से आप बाउंड नहीं होगे। आप हमारे साथ कितना कनेक्टेड हो? सिर्फ उस हद तक जिस हद तक आपने हमें लोन दिया। ये लोनिंग की ट्रांजैक्शन हो सकती है, ऐसे हो सकती है जी, कोई कमी कोई खराबी तो नहीं है, लोनिंग की ट्रांजैक्शन हो सकती है। तो ये हमारा पार्टनर नहीं बन गया लोन देने से, बल्कि हम, लेकिन हम ऐसे प्रॉफिट तो दे रहे हैं। अगर आप खाली अपना पूरा पिलर पार्टनरशिप का इस प्रॉफिट के ऊपर रख लोगे तो आप तो कह दोगे ये प्रॉफिट ले रहा है, इसका मतलब ये पार्टनर है। जबकि मैं आपको दूसरे पिलर समझा रहा हूं कि म्यूचुअल एजेंसी नहीं है हमारी, ये हमारा पार्टनर नहीं है। सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर, ये हमारी म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट नहीं करती जनाब हमारे साथ। बात समझ आ रही है क्या समझाना चाह रहा हूँ? अच्छा, इसी तरह अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कोई पार्टनर, सपोज हम 4 लोग हैं, हम में से एक अल्लाह को प्यारा हो जाए, और हम क्या करें, हम बीइंग अ पार्टनर हम ये सोचें कि यार जो से मेरा सलमान का हिस्सा बनता था वो सलमान के घर वालों को यानी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हम सरेंडर कर देते हैं। ये तीनों पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि सलमान का जो शेयर बनता था वो इसके घर वालों को दे देते हैं, इसके बेटे को दे देते हैं सपोज। तो क्या बेटा पार्टनर बन गया? प्रॉफिट शेयर तो वो भी ले रहा है, पार्टनर नहीं बना। इंटरेस्ट, सलमान का इंटरेस्ट उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलना शुरू हो गया। अगर आप खाली वंस अगेन आप फोकस करोगे सिर्फ प्रॉफिट पे तो आप कह दोगे वो मेरा बेटा पार्टनर है, जबकि ऐसा नहीं है। ब्रॉडर पिक्चर देखो, क्या मेरे बेटे के एक्शन फर्म को बाउंड करते हैं? क्या फर्म के एक्शन मेरे बेटे को बाउंड करते हैं? नो। सो प्रॉफिट शेयरिंग कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। दोबारा खाली प्रॉफिट मत देखो, मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, उन सबको इकट्ठा देखो। 2 और 2 मोर पर्सन बिजनेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मेरा बेटा तो आपके साथ बिजनेस भी नहीं कर रहा, ठीक है, वो बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, वो तो सिर्फ अपना प्रॉफिट का शेयर ले रहा है, वो भी वो जो मेरी तरफ से उसे शेयर ट्रांसफर हुआ, लीगल रिप्रेजेंटेटिव इनहेरिटेंस में जो उसे मिला। बात समझ पाए हो? अच्छा, इसी तरह एक और बड़ी अच्छी एग्जांपल, हम 4 पार्टनर्स हैं। सपोज मैं जाना चाहता हूं, मैं रिजाइन करना चाहता हूं पार्टनरशिप से, मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूं, तो मेरे एक गुडविल होगी। किस तरह? फॉर एग्जाम्पल जब हम तीनों चारों ने शुरू किया तो स्क्रैप से शुरू किया था। आज बिजनेस की जो वर्थ है, से मैं कहता हूँ 10 मिलियन की वर्थ है या 100 मिलियन की वर्थ है। तो इस पर्टिकुलर बिजनेस को 0 से 100 मिलियन तक ले जाने में मेरा खून पसीना भी शामिल है। तो एक गुडविल बनती है मेरी, इस बिजनेस की गुडविल में मेरा हिस्सा, मेरी नहीं सॉरी, इस बिजनेस की गुडविल में मेरा हिस्सा बनता है। मैं चाहूंगा वो हिस्सा मुझे मिले, राइट? तो मैं पार्टनर से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं रिटायर हो रहा हूं, मेरी गुडविल की कैलकुलेशन जितनी बिजनेस की गुडविल है उसमें मेरा हिस्सा दे दें, जो भी रेशो है हमारी। अब वो गुडविल का हिस्सा देखो, बिजनेस जब चल रहा होता है ना, गुडविल एक ऐसी चीज है जो कैश नहीं है। वो तो है कि आज आपकी वैल्यू कितनी है, रेपुटेशन की वजह से अगर आज आपका बिजनेस बिके तो कितने का बिकेगा। सपोज मैं कहता हूं पार्टनरशिप का बिजनेस बिके तो 100 मिलियन का, आज से 100 मिलियन की वर्थ 100 मिलियन का बिक जाएगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप के एसेट्स लेस करूं तो वो 30 मिलियन के हैं, मतलब 70 मिलियन की गुडविल है। लेकिन क्या ये कैश मौजूद है फर्म के पास? नहीं है, कैश तो नहीं है। और इसका अगर सलमान का शेयर निकाल लें 70 मिलियन का से 20%, तो इतने मिलियन कहां से लाएं? ये तो बिजनेस के पास है ही नहीं। ये तो एक वैल्यू है जो असाइन हो रही है मार्केट में उस रेपुटेशन की वजह से। तो हो सकता है ये कहें सर पैसे तो नहीं है, ऐसा करें आप चले जाएं, गुड बाय, हम आपको आपकी गुडविल की मद में अगले 2 साल 3 साल आप 20% 30% हमसे प्रॉफिट का शेयर लेते जाएं। तो 3 सालों में आपकी ये अमाउंट जो है वो रिकवर हो जाएगी। अब वंस अगेन आई एम टेकिंग माई गुडविल शेयर एज अ रिजल्ट of a participation in the profits of the company or profits of the partnership firm, जिसका मैं पार्टनर नहीं हूं लेकिन प्रॉफिट ले रहा हूं क्योंकि मैं ये कलेक्ट कर रहा हूं, ये 20%। मेरी बात समझ आई? मैं रिटायर हो चुका हूं, मैं बाकायदा नोटिस दूंगा, बल्कि ये लोग भी नोटिस देंगे। क्यों देंगे मैं उसकी रीजन बताऊंगा बाद में। देखो आपने कभी देखा केपीएमजी से रिसेंटली कोई पार्टनर रिजाइन हुए या उन्होंने छोड़ के गए तो एक अखबार में बाकायदा नोटिस आया था कि जनाब फलां पर्सन जो है वो अब केपीएमजी के साथ एसोसिएटेड नहीं रहे, सो हम केपीएमजी जो है वो उनके फ्यूचर एक्शंस की वजह से बाउंड नहीं होगी। डोंट अज्यूम हिम एज आवर पार्टनर, ये कहना चाहते हो जनरल पब्लिक को कि अब हमारा म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप नहीं रहा। मेरी बात समझ आ रही है? ये नोटिस क्यों जरूरी है आगे चल के समझ रहे होंगे अब। सो यहां तक समझ आया? तो प्रॉफिट शेयर कर देने का मकसद हरगिज ही नहीं कि वो आपका पार्टनर बन गया, ठीक है। एक तो पहले ये देखो शेयरिंग हो क्यों रही है, और फिर ये देखो कि आप बाकी एलिमेंट्स
इस बात को सजेस्ट करते हैं कि जिसको शेयर किया जा रहा है प्रॉफिट वो पार्टनर है? तो अगर तो यस, सारे एलिमेंट्स यस होते हैं तो फिर पार्टनरशिप है, अदरवाइज वो पार्टनर नहीं है। दो he or she may be taking your partnership profit का शेयर। इज दैट क्लियर? चलो जी अब पढ़ो जी, एग्जाम्पल पढ़िए। जी डन। लेकिन अगर इसमें वो एग्रीमेंट कर लेगा दोनों आपस में कि तुम बुक लिखो और उसके ऊपर जितना खर्चा आएगा सारा मैं ये करूँगा, यानी इसका भी बुक्स वगैरह भी तुम लिखो। अगर टर्म्स डिसाइड कर लो और इसको पार्टनरशिप बनाना चाहो तो बन सकता है, किसी भी वे में बन सकता है। उसके लिए लॉस शेयर करना ज़रूरी नहीं है। टर्म्स कोई भी, हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी पीछे, शायद एग्जांपल नंबर 7, जिसमें मल्टीपल टर्म्स डिसाइड हो रही थी। तो जैसी मर्जी, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा गाजी, लेकिन बस इंडिकेशन आनी चाहिए कि ये दोनों पार्टनर्स हैं। ठीक है जी, प्लीज़ आगे पढ़िए। In particular, the receipt of share of profit or payment contingent upon profit by following person does not of itself make them a partner. तो ऐसा शेयरिंग कर देना या किसी का प्रॉफिट रिसीव कर लेना उसे पार्टनर नहीं बनाएगा With the persons carrying on the business. उन लोगों के साथ जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं और पार्टनर्स हैं। नंबर 1, Lender of money to persons engaged or about to engage in any business. जी लेंडर ऑफ मनी, जो लेंडर है उसका पार्टनरशिप के साथ, ऑल्दो जिस मैंने अभी लोनिंग की ट्रांजैक्शन कराई तो वो आपका लेंडर है, वो आपको अगर लोन दे रहा है उन लोगों को, उन ग्रुप ऑफ पर्सन्स को जो कि बिजनेस कर रहे हैं, तो इनफैक्ट लेंडर को प्रॉफिट देने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि वो आपका पार्टनर बन गया। ठीक है जी, आगे। Servant or agent as remuneration. आप जो सर्वेंट्स वगैरह को रेम्यूनरेशन पे कर रहे हो, आपको भी तो स्टाफ होगा फर्म का, उनको जो सैलरीज पे कर रहे हो, इनफैक्ट ये मतलब हरगिज़ नहीं है, ये नहीं है कि वो पार्टनर्स हैं। Widow or child of a deceased partner as annuity. एनुटी ये मीन्स कि आप लाइफ टाइम उन्हें पैसे देते रहते हो ताकि वो अपने लिविंग एक्सपेंसेस जो हैं वो पूरे करते रहें। तो अगर आप किसी पार्टनर्स की विडो को या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पैसे दे रहे हो तो वो आपके पार्टनर नहीं बन जाएंगे। A transferee of a partner's interest. वही ट्रांसफरी। अच्छा, ट्रांसफरी और ट्रांसफर क्या है? लाइक मैं अपना पार्टनरशिप इंटरेस्ट, पार्टनरशिप शेयर जो है से 40% वो किसी दूसरे को दे रहा हूँ, तो आई एम एक्चुअली कॉल्ड द ट्रांसफरर, और जिसको राइट ट्रांसफर किया जा रहा है दैट विल बी कॉल्ड ट्रांसफरी। क्लियर? तो वो कहता है अगर ट्रांसफरी को मैं अपना राइट दे रहा हूँ तो ट्रांसफरी इससे पार्टनर नहीं बन गया। जी जी बेटे आगे। A minor who is admitted to the benefits of an अच्छा, existing एक partner. माइनर को का पार्टनर बनाया जा सकता है, पहला पॉइंट ये है। नो, क्यों? क्योंकि ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकते, जब वो एग्रीमेंट ही नहीं कर सकता तो पार्टनरशिप भी तो एक एग्रीमेंट है, तो वो पार्टनर तो नहीं बन सकता। लेकिन क्या उसे पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए शामिल किया जा सकता है? तो यस किया जा सकता है। इसके ऊपर बाकायदा एक टॉपिक है जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि कैसे ऐड किया जाएगा और माइनर किस तरह जब मेजर की एज में पहुंचेगा तो उस पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी। लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग ये पॉइंट है कि माइनर को अगर बेनिफिट के लिए ऐड कर लिया जाए तो वो पार्टनर नहीं कहलाएगा। अगर वो प्रॉफिट शेयर ले रहा है, 20% बेनिफिट वो ले रहा है, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि वो तुम्हारा पार्टनर है, क्योंकि उस पर तुम कोई केस फाइल ही नहीं कर सकते, उससे कोई अमाउंट रिकवर ही नहीं कर सकते, वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। चले आगे प्लीज़। Previous owner or part owner as consideration for the sale of goodwill or share of it. वही गुडविल वाले एग्जाम्पल। क्लियर? चलो आगे आ जाओ। अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं, बिल्कुल नहीं। जब वो पार्टनर ही नहीं है तो काहे की अनलिमिटेड लायबिलिटी? पार्टनर ही नहीं है तो काहे की? जब वो पार्टनर ही नहीं है तो वो तुम्हारे साथ है ही नहीं। सर फिर कब तक कंपनी देंगे? कौन सी? जब तक तुम चाहते हो तब तक देते रहो, कोई मसला नहीं। जब तक पार्टनरशिप चल रही है कोई मसला, वो तुम्हारे बिजनेस डिसीजन में इंटरफेयर नहीं कर रहे, ना तुम उनके लाइफ में कोई इंटरफेरेंस कर रहे हो, राइट? वो तुम्हें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, तुम उन्हें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। एज अ गुड गेस्चर अगर मेरा शेयर उनके बच्चों को आपस में कंसेंट करके मेरा शेयर अगर ट्रांसफर ही कर दिया उन्होंने मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, तो इट्स फेयर इनफ। पूरी ज़िंदगी देते रहे आगे, जब तक पार्टनरशिप चल रही है, जब तक बिजनेस चल रहा है। ये कौन सा पल्ले से दे रहे हैं? मुझे भी तो दे रहे थे, लेकिन मैंने कहा ना जिस तरह गुड गेस्चर के तौर पे देंगे, ये कंपलसरी नहीं है इस तरह दें वो लोग। नहीं होता, होते हैं बिल्कुल, साइलेंट स्लीपिंग पार्टनर्स जो होते हैं। इनका ना मैनेजमेंट होता है ना आपके बिजनेस की। बिल्कुल सही है, हाँ वो नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। ये फिर
पार्टनर कैसे हो? पार्टनर का लॉ ने, आप मुझे कह रहे हैं प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं सिर्फ। बिल्कुल ठीक है, लॉ ने प्रिविलेज दे दिया ना, लॉ ने खुद ही प्रिविलेज दे दिया ना कि अगर आप में से कोई सिर्फ इन्वेस्टर बनना चाहता है, सारे क्राइटेरियाज को मीट करता है। अभी हम इसमें एक और डिफरेंस समझेंगे, साइलेंट, मैं भी बता रहा हूँ, साइलेंट और स्लीपिंग में एक डिफरेंस ये समझेंगे एजेंसी वाला। अगर आप सिर्फ आज के दिन ठहर जाओ, कल इंशाल्लाह आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा जब मैं डिफरेंस शेयर करूँगा ना कि ये मैनेजमेंट में नहीं होता लेकिन लोगों को पता होता है ये पार्टनर है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, मैनेजमेंट में ये पार्टिसिपेट नहीं करता बट बोर्ड के ऊपर लिखा होता है कि ये हमारा फलां बंदा, हमारा एक्स सुप्रीम कोर्ट जज जो है ये हमारा पार्टनर है। तो इनफैक्ट लोगों को आने का पता है। मेरी बात समझ आ रही है कि आप, ये आपका पार्टनर है। तो इस तरह की सिनेरियो क्रिएट करूंगा भी मैं, अभी थोड़ा सा एक दिन ठहर जाओ, कल के दिन में इंशाल्लाह हो जाएंगे। जी प्लीज़ एग्जाम्पल 14, 15, 16 पढ़िए, लर्निंग एग्जाम्पल्स ज़रा देखें। जी डन। अच्छा पढ़ लें प्लीज़ पढ़ें। 15 करवा दूँ, ओके जी। कहते रहीम अ क्लर्क इन, अच्छा पहले पढ़ लें फिर मैं एक दफ़ा इंटरफेयर करूँगा ताकि आप लोग बाकी एग्जाम्पल पढ़ लें। 16 पढ़ लें। जी डन। अच्छा 15 का मैं आज, अगर आज के ज़माने में, पहले उसका एक आप लोगों को एक शेयर करूं, अगर जो इस वक्त प्रैक्टिकल चलता है, अक्सर आपने देखा है कोई सेल एजेंट जो होते हैं जो कमीशन पे काम करते हैं। Yes, sir. क्या कहा जाता है उन्हें कि सेल करो इतने % तुम्हारा, लेकिन सैलरी नहीं होती या थोड़ी सैलरी रखी होती है, बेस सैलरी रखी होती नहीं, जो ये आपके सॉरी कॉल सेंटर एजेंट्स होते हैं, कई दफ़ा कॉल सेंटर की, या मैं वैसे सेल एजेंट की भी बात करूं तो एक मिनिमम सैलरी फिक्स की होती है, से 10,000 रुपये आपको फिक्स सैलरी देंगे, बाकी नहीं मैं वैसे बता रहा हूँ, नहीं चलें 35,000, ओके जी हैं, ना करो ऐसी बातें पूछो। समझाने लगा हूँ कि आजकल बहुत से बिजनेसेस ऐसे चल रहे हैं जिनमें वो कहते हैं कि अपने सेल पर्सन को टारगेट बेस्ड जॉब कहते हैं, उन्हें टारगेट देते हैं कि भाई आपने इतनी सेल करनी है तो इतने % कमीशन आपका, हाँ आपकी बेसिक सैलरी इतनी होगी, ऐसे बात। कुछ तो ऐसे हैं जो बेसिक सैलरी भी नहीं देते, वो कहते हैं आप हैं ही टारगेट पे, आप हमारा इतना सेल टारगेट अचीव कर दें आपको इतने पैसे दे दिए जाएंगे, परसेंटेज दे देते हैं, यानी वो अपने बिजनेस के प्रॉफिट का एक शेयर दे रहे हैं उसको, एम्प्लॉय को। लेकिन क्या ऐसा कर देने से वो एम्प्लॉय जो है वो पार्टनर बन जाता है या बिजनेस ओनर बन जाता है? नहीं, टारगेट अचीव ना करे उसी महीने निकाल देते हैं, पैसे भी नहीं देते। ऐसा है कि नहीं है? तो इसका मतलब है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, अगर मैं उसको सैलरी नहीं दे रहा, उसे कमीशन बेस्ड रखा हुआ है या प्रॉफिट के शेयर पे रखा हुआ है, तो वो मेरा पार्टनर नहीं है। अब यहाँ पे जो एग्जांपल 15 है, इसमें जो क्लर्क था उसको सैलरी नहीं दी जा रही थी, बल्कि उसे क्या किया जा रहा था, उसे प्रॉफिट का शेयर दिया जा रहा था कि हम कमाएंगे तो तुझे देंगे।
हमारे पास अभी पैसे नहीं है देने के लिए, हम कमाएंगे तो तुझे देंगे, जिस दिन कमाई कम तेरे पैसे कम, जिस दिन कमाई ज़्यादा उस दिन तेरे पैसे थोड़ा ज़्यादा हो जाएंगे। और उसने अज्यूम कर लिया कि मैं पार्टनर बन गया हूँ, मुझे प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है। तो लॉ ने फिर समझाया कि ना भाई ना, डिसोल्यूशन के टाइम पे उसने कहा मेरा भी हिस्सा निकालो, मैं भी पार्टनर था। तो इनफैक्ट वो पार्टनर, अगर हम टर्म्स को देख रहे हैं, उससे लीगैलिटीज़ को देख रहे हैं, तो उससे आइडिया हो रहा है कि नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को देखने से आइडिया हो रहा है कि ये पार्टनर नहीं था। जी बेटे क्लियर हुआ अब ये? तुझे समझा रहा था। चलो समझ आया जी एग्जाम्पल 17? चलो चलो जी प्लीज अगली बात पे चलें। चीज में कोई प्रॉब्लम, ट्रांसलेशन इशू नो है? ओके जी 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 बेटे। अगर कोई पार्टनर है वो सिर्फ सर्विस दे रहा है, ठीक है, एक पार्टनर सर्विस, प्लीज एक मिनट। जी जी बेटे सॉरी, इन्वेस्टमेंट उसकी थी, ठीक है, सर्विस पार्टनर है, ठीक है, सर उसका सिर्फ जो हिस्सा गुडविल में होगा सिर्फ, उसका हिस्सा गुडविल में होगा, मतलब सर इन्वेस्टमेंट तो थी नहीं उसकी। ठीक है ना हो बेटे। देखो जब आप टर्म्स, अब मैं आपकी टर्म्स या नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को देखने लगा हूँ या नेचर ऑफ एग्रीमेंट को देख रहा हूँ कि आपने मेरे साथ क्या एग्रीमेंट किया। मैं एक्सपर्ट हूँ और आपने पैसा लगाया और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो रही है, से मेरा 30%, आपका 70%, या आपने मुझे दिया कि चल तू 40% ले ले, मैं 60%, पैसा मेरा लगा हुआ है। ऐसे बिजनेसेस होते हैं मार्केट में। तो अगर ये एग्रीमेंट हुआ है तो नाउ आई एम अ पार्टनर एज पर योर टर्म्स, जो आप मुझे बताना चाह रहे हो। अब अगर मैं पार्टनर हूँ तो जो एक पार्टनर के राइट होते हैं भी सारे वही राइट, और लायबिलिटी जो होती है वो सारी मेरी भी लायबिलिटी। इससे इस बात पे मैटर नहीं करता मैं आते हुए कैपिटल लेकर आया था कि नहीं लेके आया था, इट डजेंट मैटर। कैपिटल डिसीजन मेकिंग फैक्टर नहीं है। अब आपका क्वेश्चन कि आप कहते हो कि वो पर्सन सिर्फ गुडविल में, मैं कहता हूँ गुडविल के अलावा हर उस चीज़ में वो पार्टनर होगा। जब दूसरा लेके आया बेटा कोई मसला नहीं, मेरी जिंदगी खून पसीना भी तो लग रहा है, आपने क्या किया? गुडविल तो बेटा बिजनेस ऐसे ही होते हैं, बिजनेस ऐसे ही होते हैं। आपने मुझे जब पार्टनर बनाया तो आपने मेरी एक्सपर्टीज देख के पार्टनर बनाया होगा और आपने उनको यूटिलाइज किया होगा। आपके पास तो कुछ था ही नहीं, आपके पास स्किल सेट नहीं था, आपके पास पैसा था, मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास स्किल सेट था, आपने मुझे एक्वायर कर लिया, नाउ आई एम अ पार्टनर। सर एक कंपनी में सीईओ होता है लेकिन ओनर कोई और होता है, तो वो पार्टनर होता है। कंपनी में सीईओ होते हैं, वो अपनी गुडविल दे रहे होते हैं। सीईओ कहाँ गुडविल दे रहा होगा? सर जैसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है सर, ठीक है। सीईओ बन जाते हैं लेकिन वो अपने पैसे, हम सीईओ नहीं बनते, हम सीएफओ बनते हैं। सीएफओ बन जाते चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज एक्चुअली, अगर कंपनी की बात करोगे दैट इज इक्वल टू अ डायरेक्टर, बस एक्टिव होता है, एक्टिव डायरेक्टर होता है, यानी हु इज टेकिंग पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। सीईओ एक्चुअली में अगर बिजनेस कंपनी को देखोगे तो नौकर होता है, whose job is 9 to 5, वो 9 से 5 सारे बिजनेस अफेयर्स देखेगा। हाँ वो मेंबर डायरेक्टर भी हो सकता है, और डायरेक्टर के पीछे उसका लिंक देखें तो वो मेंबर भी हो सकता है, मालिक भी हो सकता है। अगर आप पाकिस्तान की प्राइवेट कंपनीज देखोगे ना तो उसके अंदर जो ऑनर है वही पहले डायरेक्टर बनता है और वही फिर सीईओ बन के बैठ जाता है, चीफ एग्जीक्यूटिव। जिस तरह अगर मैं अभी रिसेंट एग्जांपल दूं तो आपके जो इंस्टीट्यूट था रिसेंटली, जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट था, उसमें आपके वही ऑनर है, वही डायरेक्टर बने और वही सीईओ बन गए। समझ तो गए ही हो। सो सीईओ इज एक्चुअली अ पोजीशन, द डायरेक्टर हु विल टेक पार्ट इन द डेली मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। यो डे टू डे अफेयर में हर डायरेक्टर इन्वॉल्व नहीं होता। जिस तरह नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो हैं ये आपकी डे टू डे अफेयर में नहीं आते, ये NED कहते हैं इनको, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ये सिर्फ मीटिंग्स में आते हैं और मीटिंग में आके ये कंपनी को स्ट्रेटेजिक डिसीजन देते हैं कि कंपनी का विजन क्या होगा, कंपनी कैसे चलेगी, क्या अगला लाए अमल होगा, अगले 1-2 साल के लिए, 2 साल के लिए हम कैसे चलेंगे। वो होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, अब बेटे अब क्लियर हुआ आपको बात, आपको मेरी बात? बेशक नहीं लाया एसेट, लेकिन बेटे उसके खून के सीने की कमाई से वो एसेट इस कदर काबिल हो। क्योंकि देखो एक सर्विस इंडस्ट्री के अंदर कितने को एसेट होंगे। एक फर्म के अंदर सारा कबाड़ बेच भी लो तो फर्नीचर ही निकलना या चंद लैपटॉप, इसके अलावा क्या होगा? मेरी बात समझ पाए हो? चलो, उसके अंदर सिर्फ गुडविल ही होती है। ये जो आईटी इंडस्ट्री, इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी है, तुम जाके इस इंडस्ट्री के अंदर देखो, इसके एसेट्स क्या होंगे मैक्सिमम? लैपटॉप्स, फर्नीचर, ये 2 मेजर। बिल्डिंग भी रेंटेड है सपोज, तो फिर कौन सा एसेट हुआ है? ठीक है, तो सर्विस इंडस्ट्री तो वैसे ही एक बंदे की स्किल्स पे चल रही होती है, ये तो चल ही नहीं रही होती उसके ऊपर, एसेट्स के ऊपर। ये तो इंडस्ट्री थोड़ी है। जी प्लीज। फर्म के अंदर नहीं, फर्म में नहीं होता, नहीं फर्म में नहीं। ये टेक्निकल टर्म जो है या ये जो डेजिग्नेशन है ये रिलेट करती है कंपनी से।
हाँ वैसे अपने आप को सीओ कहते फिरो तो वो एक अलग बात है, हाँ सीओ खेलते रहो तो वो अलग बात है। Moiz, Adib and Mumtaz were partners in a firm. Adib died. Adib mar gaya ji. Moiz and Mumtaz continued the business and agreed to give 10% share of profit of the business to the widow of the Adib as annuity. देनी शुरू कर दी. Discuss whether Adib widow would be deemed to be a partner in the firm. जी क्या widow को share जो मिल रहा है profit का क्या वो उससे partner बन जाएगी? No, partner नहीं बनेगी. हाँ अगर हम ये जो बाकी दो पार्टनर हैं मोइज एंड मुमताज़ बचे हैं ना, मोइज एंड मुमताज़ उस विडो को पार्टनर बनाना चाहें तो वो एक अलग बात है, ठीक है। अब मसला ये है, अच्छा अब आगे चलते हैं, इसमें किस किस चीज़ की बात किया देखते हैं। नो अदीब विडो इज नॉट अ पार्टनर इन द फर्म, डिसीजन तो यहीं पे खत्म हो गया। उसने आगे एक्सप्लेन किया द रिसीट बाय अ पर्सन ऑफ अ शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस द प्राइम फेशियल एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप, हाउएवर रिसीव्ड बाय अ विडो ऑफ अ डिजीज पार्टनर एज एन्युटी डज नॉट इटसेल्फ मेक द रिसीवर ऑफ अ पार्टनर, मेक द रिसीवर अ पार्टनर विद द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस। इन डिटरमिनिंग वेदर अदीब्स विडो is a partner in the firm, regard shall be had to the presence of mutual agency relationship among Moiz, मुमताज़ एंड अदीब विडो। एक और एंगल देखने का समझा रहा है, क्या म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, क्या वो विडो के एक्शन की वजह से फर्म बाउंड होती है या फर्म के एक्शन की वजह से विडो बाउंड हो रही है? नो। सो वो कहता है विच इज़ अ कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनरशिप एंड विच इन द केस डज नॉट एग्जिस्ट। उसने कहा कि इस केस में अगर फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहोगे तो म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप के एलिमेंट को इन्वेस्टिगेट करो। वो इन्वेस्टिगेशन आपको जब रिजल्ट्स देगी तो बता देगी कि प्रॉफिट लेने वाला क्या पार्टनर है या नहीं है, जो कि इस केस में मुझे लगता है अदीब की विडो पार्टनर नहीं है। इज दैट क्लियर? हाँ, आप उस विडो को एज अ पार्टनर बनाना चाहो तो एक अलग बात, वो एक अलग बात है, वो न्यू एग्रीमेंट होगा, फिर वो न्यू पार्टनरशिप होगी। जी प्लीज। लोन फ्रॉम बैंकिंग कंपनी, वही बात जो मैंने अभी क्रेडिटर के हवाले से समझाई उन्होंने बैंक के हवाले से लिखी हुई है कि बैंक अगर उसी तरह एज अ लेंडर आपके साथ पार्टिसिपेट कर रहा है, आपके प्रॉफिट का शेयर ले रहा है अगेंस्ट द लोन, तो वो आपका पार्टनर नहीं है और उसके ऊपर पार्टनरशिप की प्रोविजन अप्लाई नहीं होती। तो उसने कहा द पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल नॉट अप्लाई टू द रिलेशनशिप क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट के थ्रू, ऑब्वियसली लोन एक एग्रीमेंट, लोन एग्रीमेंट हो रहा होगा बिटवीन अ बैंकिंग कंपनी यानी एक बैंक एंड अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन प्रोवाइडिंग फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, या वो ग्रुप ऑफ पर्सन यानी वो पार्टनर्स जो अपने शेयर का प्रॉफिट का शेयर दे रहे हैं and loss arising from or relating to the provision by the banking company or finance to such person or group of person। जो कि ये शेयरिंग इसलिए हो रही है क्योंकि इनफैक्ट आप वहाँ से फाइनेंस एक्वायर कर रहे हो, वो ग्रुप ऑफ पर्सन फाइनेंस एक्वायर कर रहा है फ्रॉम द बैंकिंग कंपनी। यानी वही बात, लेंडर की बजाय अगर तुम लोन बैंकिंग कंपनी से ले रहे हो, बैंकिंग कंपनी क्यों कहते हैं इन्हें? ये जितने भी बैंक्स हैं ये रजिस्टर्ड होते हैं अंडर द बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962, तो ये बैंकिंग कंपनी होती हैं एक्चुअली, ठीक है, तो इस वजह से इनको बैंकिंग कंपनी कहा जा रहा है। इज दैट क्लियर? चलो जी प्लीज एग्जांपल 17 पढ़ो। डन? एग्जांपल 17 डन। ओके, कहते हैं रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस। जनाब मैंने जैसा पहले भी बताया था, इनहेरिटेंस में मिल जाना, ठीक है, फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लेना आपको पार्टनर नहीं बनाता, बल्कि एक एग्रीमेंट ज़रूरी है, बेशक वो रिटर्न हो, बेशक वो ओरल हो या बेशक वो इम्प्लाइड हो। अच्छा, अब इसके साथ ही प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 जो है बेटा ये पास पेपर का क्वेश्चन है स्प्रिंग 2014 का, क्वेश्चन नंबर 4A स्प्रिंग 2014। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 छोड़ के 3 जो है, प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 ये ऑटम 2017 का पास पेपर है, क्वेश्चन नंबर 4A 2017 का पास पेपर है, क्वेश्चन नंबर 4A। प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 जो है वो रिफ्लेक्शन है पास पेपर की, है नहीं वो। प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 सेम है। अच्छा ये भी नहीं मैंने मेंशन किया हुआ। अच्छा मैं क्यों नहीं मेंशन किया वो बताता हूँ वजह। ज़रा पहला क्वेश्चन देखिए और आखिरी लाइन पर फोकस ज़रूर कीजिएगा। ये वही ये नहीं है जो प्रॉफिट वाली बातें आज पढ़ी हैं, ज़रा लास्ट लाइन ज़रा गौर कीजिएगा। लिस्ट सच सिचुएशन एज गिवन इन दी पार्टनरशिप एक्ट। तो सोल्यूशन देखिए, ये वही बातें नहीं है जो अभी हमने पढ़ी हैं कि प्रॉफिट जो है वो कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। ज़रा इसके बाद प्लीज़ ज़रा चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 पे ज़रा देखें, फिर वही क्वेश्चन नहीं आया हुआ। ज़रा लफ्ज़ रिपीट करके लफ्ज़ सेंटेंसेस रिफ्रेश करें। 3 वही है, सिर्फ चेंज किया, नरेशन चेंज किया ऊपर से। फिर ज़रा आगे आइए और प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 देखिए, सेम क्वेश्चन दोबारा नहीं आया हुआ।
सो ये पास पेपर में 3 दफ़ा यही एक ही बात, बल्कि इससे ज़्यादा दफ़ा यही बात पूछी गई है। समझ पा रहे हो कितना आसान सा कई दफ़ा सवाल आता है यहाँ से डिस्क्रिप्टिव। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने घर से क्या करना है। अब ये 3 सवाल तो आपको समझ आ गए कि नहीं करने, नहीं मैं कह रहा हूँ ये करने वाले नहीं है। करना क्या है, एक दफ़ा प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 और प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 ज़रूर देख लीजिएगा, आसान से हैं वो भी। ठीक है, चलो बस यहीं तक कर लेते हैं ताकि आप टेस्ट की तैयारी करो। कल 10 चैप्टर्स का टेस्ट है हमारा, आपस में कमिट हुआ है। ठीक है, टाइम 8 to 4 में है। अच्छा मेरे टेस्ट पे अभी मैं टेस्ट उसको फाइनलाइज करूँगा तो मैं टाइम उसका स्पेसिफाई कर रहा हूँ। बेटा टाइम नहीं मैंने स्पेसिफाई किया, कितनी देर का। एटलीस्ट मैं समझता हूँ कि 1 घंटे से तो ऊपर का ही होना चाहिए, या 1 घंटे का तो चलो होना चाहिए कम। यार 1 घंटे में कितने को मार्क्स आते हैं? 60 को डिवाइड करो जरा 1.8 से। नहीं जरा 60 को डिवाइड करो 1.8 से। 30 मिनट्स का पेपर? ना यार 35 मार्क्स नहीं, 50 तक का बना दूंगा यार। 50 तक मार्क्स आएगा, 50 मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली। तो उसको मल्टीप्लाई कर लो 1.8 से। 110 यानी 1 घंटा 10 मिनट। चलो ठीक है, 1 घंटा 10 मिनट, परफेक्ट। ठीक है, चलो अल्लाह ताला आप सबको आसानी दा फरमाए जी।